Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। स्टडी विद पीएन लोधा चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों देखिए, आरबीएससी और एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी की जो बुक है उसमें भूगोल के क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ। आज हम सामाजिक व राजनीतिक जीवन से संबंधित सभी यूनिट से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं साथियों। तो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन में हल कराऊंगा साथियों। गोल्डन क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो चीज़ें हैं ये, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो साथियों पहला क्वेश्चन पहले पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पार्ट 1 जो आपका हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें आपका प्रथम क्वेश्चन है, हमारी प्रथम पाठशाला है, परिवार, विद्यालय, समाज और पड़ोसी। तो मित्रों प्रथम पाठशाला किसको कहा जाता है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण। परिवार को हमारी प्रथम पाठशाला कहा जाता है साथियों, क्योंकि परिवार में ही सबसे पहले हम विभिन्न चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद में बाहर निकलना तो बाद में होता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए पार्ट 1 के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, अस्पताल, परिवार और जाति। तो साथियों समाज की सबसे छोटी इकाई भी किसको कहा जाता है, परिवार को ही कहा जाता है। मित्रों देखिए, जो सामाजिक संरचना जो होती है उसमें मूलतः परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। मित्रों तीसरा क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र और कर्मचारी। तो मित्रों परिवार के सदस्य जो हैं उनके बाद में हमारे सबसे निकट, देखिए कर्मचारी तो होंगे नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, दो चीज़ों में कंफ्यूजन है, पड़ोसी या मित्र। तो साथियों जो परिवार के सदस्य है उसके बाद में कई जगह ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ही सबसे निकट होंगे, लेकिन आपके जो मित्र हैं मित्र सबके होते हैं, लेकिन पड़ोसी से जरूरी नहीं है। जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं तो वहाँ पर साथियों होता क्या है, बिल्कुल साइड में ही मकान है लेकिन एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इसलिए पड़ोसी आंसर न होकर आपका मित्र आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 में, तीसरा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता व उसके बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों और कोई नहीं। तो जहां पर माता पिता और उनकी संतान ही रहे उसको क्या कहा जाता है, एकल परिवार कहा जाता है। मित्रों आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। साथियों पहले पार्ट में इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको, लेकिन बाद में बहुत ही शानदार और टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा परिवार जिसमें चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी एक साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विघटित परिवार और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों चाचा चाची रह रहे हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मतलब संयुक्त परिवार इसको कहा जाएगा, सभी साथ साथ जिसमें रहते हैं। आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए पार्ट 1 आपका पूरा हुआ, अब पार्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंस बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2019-20 सत्र है उसी की पाठ्य पुस्तक से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि रीट के एग्जाम में भी लागू होंगे। 2019-20 की सत्रों से ही आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। चलिए पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 है 10 तक की जो किताबें हैं एसएसटी की, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे ही किताबें मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पार्ट 2 देखिए, जो पार्ट 2 है इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है बिहू नृत्य किस राज्य में है। मित्रों विविधता में एकता इस पाठ का शीर्षक है, और पहला क्वेश्चन है बिहू जो नृत्य है या त्योहार भी इसको कहा जाता है किस राज्य का है, केरल, असम, राजस्थान और बिहार। तो हम राजस्थान के निवासी है, राजस्थान में रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसा कोई नृत्य नहीं है। मित्रों बिहार का भी ये नहीं है, केरल का भी नहीं है, बल्कि असम का ये प्रसिद्ध नृत्य या त्योहार है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन साथियों,
प्रसिद्ध त्योहार ओणम कहाँ का है? केरल, राजस्थान, असम और पंजाब। तो मित्रों अगर बिहू की बात करें तो बिहू तो असम का था, और अगर ओणम की बात करें तो ओणम आपके केरल का है। ओणम कहाँ का त्योहार है साथियों? केरल का है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 3 पर। दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक द्वितीया को और कार्तिक सप्तमी को। तो मित्रों पूर्णिमा को दीपावली कहाँ आती है? दीपावली तो अमावस्या को आती है। कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए पार्ट 2 के चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, चीता, शेर और मोर। तो साथियों राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशु के बारे में बताना है आपको, वो है बाघ। क्या है साथियों? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जबकि कमेंट करके जाइए राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए साथियों। मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल चीज़ है बट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। मित्रों 5वां क्वेश्चन है, हमारा राज्य खेल कौन सा है? हमारा मतलब राजस्थान की बात की जा रही है। बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी, कौन सा हमारा राज्य खेल है साथियों? तो मित्रों राज्य खेल की यदि हम बात करें तो हमारा जो राज्य खेल है वो क्रिकेट तो नहीं है, कबड्डी भी नहीं है। राज्य है, राष्ट्रीय खेल के बारे में नहीं पूछे, राज्य खेल के बारे में पूछा है। हॉकी भी नहीं है, बल्कि हमारा राज्य खेल बास्केटबॉल है मित्रों। क्या है? बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल है राजस्थान का। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया? रवि कुमार ने, उदय कुमार ने, अमेय कुमार ने, समित कुमार ने। तो मित्रों भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? उदय कुमार के द्वारा। सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट पार्ट 7 का 7वां क्वेश्चन, निम्न में से राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का? मोर, गोडावन, चिड़िया और तीतर। तो साथियों अगर राज्य पक्षी की बात करें तो राज्य पक्षी हमारा गोडावन है। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी की तो साथियों हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। लेकिन यह राज्य पक्षी पूछा है तो फिर गोडावन आपका राइट आंसर है। तो ये आपके पार्ट 2 पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 3 जो कि आपके कौन सा शीर्षक है? हमारे बाजार। हमारे बाजार से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन मित्रों, जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं कहलाते हैं? देखिएगा विकल्प को, थोक व्यापारी कहलाते हैं, खुदरा व्यापारी कहलाते हैं, हाट व्यापारी कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? वह व्यापारी जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेच रहा है, उपभोक्ताओं को नहीं बेच रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको थोक व्यापारी कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें साथियों खुदरा या फुटकर व्यापारी की, तो जो बड़े व्यापारियों से माल खरीदकर वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बेचते हैं वो आपके खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ क्या अलग पूछा था, इसलिए प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 का दूसरा क्वेश्चन, हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बैंक व पोस्ट ऑफिस दोनों में, और इनमें से किसी में भी नहीं। तो मित्रों बचत खाता की अगर हम बात करें तो आप बैंक में भी पोस्ट ऑफिस में भी, मतलब इन दोनों में ही आप बचत खाता खुलवा सकते हो। अर्थात तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, वस्तु के बदले वस्तु देकर एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनियम, वस्तु विनियम, मुद्रा वस्तु विनियम, और इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु के बदले वस्तु देना ये वस्तु विनियम कहलाता है साथियों। वस्तु विनियम वस्तु विनिमय कहलाता है। देखिएगा पहले जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो वस्तु विनिमय ही चलता था मित्रों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 3 में कि भाई जैसे किसी की आवश्यकता है तो उसको कोई वस्तु दे दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली, यही वस्तु विनिमय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, ऐसा उद्योग जिसमें 20 से कम व्यक्ति काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, वृहत उद्योग, और इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों ऐसा उद्योग जिसमें 20 से भी कम काम कर रहे हैं, मतलब छोटा छोटा मतलब लघु उद्योग उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्रों? उसको लघु उद्योग, जिसमें 20 से भी कम व्यक्ति काम करें। सेकंड विकल्प सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक ट्रैकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों एटीएम को हम कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। तो ये आपके पार्ट 3 भी पूरा हुआ। नेक्स्ट पार्ट 4 जिसका शीर्षक है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। ये जो पार्ट है मित्रों लेवल 1 लेवल 2 सारे ही पार्ट दोनों लेवल के लिए है ये। तो इसलिए निवेदन है कि अगर नहीं कर रखे इन प्रश्नों को सोल्व तो जरूर करिएगा। चलिए पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाता है कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सहकारिता विभाग में और गृह विभाग में। तो सहकारिता समिति जो सहकारी समिति है पंजीकरण कहाँ करवाओगे? सहकारिता विभाग में ही करवाओगे, क्योंकि सहकारी समिति का पंजीकरण करवा रहे हो। तो साथियों तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एग मार्क, FPO और उपयुक्त सभी। तो साथियों मानक चिन्ह की अगर हम बात करें तो IFI, एग मार्क, FPO ये सभी ही मानक चिन्ह के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात ये देखिए वस्तु की जो गुणवत्ता है उसको प्रमाणित करने के लिए ये मानक चिन्ह होते हैं। उपयुक्त सभी यहाँ पर चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे इस पाठ का। सहकारिता का ध्वज कितने रंगों का होता है? 5, 4, 6 और 7। तो मित्रों सहकारिता का जो ध्वज है वो 7 रंगों से बना होता है। कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए, सब एक के लिए, सब एक के लिए, एक सबके लिए, सब हितार्थ जनहितार्थ, जनहितार्थ स्वहितार्थ। तो मित्रों मूल मंत्र की यदि हम बात करें सहकारिता की तो ये होता है एक सबके लिए, सब एक के लिए। बुक में इसका चौथा आंसर दे रखा था लेकिन गलत है साथियों, वो प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1985 में, 86 में, 87 में और 88 में। तो मित्रों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये बनाया गया था सन 1986 में। कब बनाया गया था? 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया था। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। उपभोक्ता अपनी शिकायत कितने दिनों में करा सकता है? 30 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में और 60 दिन में। तो शिकायत जैसे मान लीजिए उपभोक्ता जिसे किसी वस्तु को क्रय किया है और उसमें कोई शिकायत आपको है तो उपभोक्ता न्यायालय में, उपभोक्ता संरक्षण आयोग में देखिएगा उसकी शिकायत आप 30 दिन में आपको करानी पड़ेगी। कितने दिनों में? 30 दिनों में। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 का। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 7, उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून 2019 कब से लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 से, 1 अप्रैल 2019 से, 1 अप्रैल 2020 से और 1 जुलाई 2020 से। तो साथियों देखिएगा उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए और विभिन्न जो अनुसूचित नियम है और जो प्रावधान है इसके माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने में जो मदद होती है तो इसके लिए ये कानून बनाया गया था। और इसको लागू करने की बात करें तो ये लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 से। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। तो ये आपका चौथा पार्ट भी पूरा हुआ साथियों। चलिए 5वें पार्ट पे आते हैं। पार्ट 5 जिसका शीर्षक है सरकार और लोकतंत्र, दोनों लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मैटर है। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे कहते हैं प्रतिनिध्यात्मक, तानाशाही, राजतंत्र और इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभा रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो सांसद है विधानसभा में जो एमएलए बन के जाता है साथियों, तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? सरकार की
सरकार में हमारा प्रतिनिधि होता है हमारी ओर से गवर्नमेंट के लिए। तो मित्रों प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। जनता के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी सरकार क्या कहलाती है? राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और इनमें से कोई नहीं। तो जनता के प्रति जवाबदेह हो और उत्तरदायी भी हो तो उसको हम तानाशाही तो कह नहीं सकते, राजतंत्रीय भी उसको नहीं कहेंगे, बल्कि उसको लोकतंत्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। मतलब लोक मतलब लोगों का तंत्र, लोगों की सरकार। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा प्रकार सरकार का नहीं है? राजतंत्रीय सरकार, तानाशाही सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और लोकल सरकार। तो राजतंत्रीय सरकार भी होती है, तानाशाही भी होती है, लोकतांत्रिक भी होती है, लेकिन लोकल सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। भारत में मतदान की आयु कितने वर्ष निर्धारित है? 2 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 14 वर्ष। तो मतदान अपना जब हम वोट देने जाते हैं तो कम से कम कितनी आयु अपनी होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। कम से कम लड़का हो या लड़की हो, दोनों की ही कम से कम आयु 18 वर्ष होना चाहिए साथियों मतदान देने के लिए। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई? 60वें, 61वें, 59वें और 58वें। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है, देखिए बहुत सी जगह 62वां संविधान संशोधन भी मिलेगा आपको कि 62वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दी थी। पहले 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन देखिए जो 62वां संविधान संशोधन है ये गलत है, बल्कि आरबीएससी और एनसीईआरटी के अनुसार 61वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा ही मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी साथियों। अतः यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। तो चलिए ये पाठ भी आपका पूरा हुआ। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं साथियों। पाठ 6 जिसका शीर्षक आपके है बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रीड भर्ती हेतु ये पाठ है। तो इसके भी सारे प्रश्नों को हम देखते हैं साथियों। चलिए पाठ 6 का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? शिक्षा देना, बाल विवाह करना, भोजन देना और सुरक्षा देना। तो बाल अधिकार, भोजन देना, शिक्षा देना, सुरक्षा देना, ये चीज़ें कोई गलत नहीं है, लेकिन बाल विवाह करना भाई ये बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि छोटी उम्र में विवाह करने उसको पता ही नहीं है कि उसका विवाह हो चुका है, उसके जीवन में इसका क्या महत्व है इत्यादि साथियों। वो परिपक्व शारीरिक रूप से भी नहीं होता है और मानसिक रूप से भी नहीं होता है, तो इसको हम बाल विवाह अधिकार हनन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए पाठ 6 के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। राज्य बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। कृषि विभाग कार्यरत है, वन विभाग कार्यरत है, बाल अधिकारिता विभाग कार्यरत है, या इनमें से कोई भी कार्यरत नहीं है। तो मित्रों बाल अधिकारों के संरक्षण और पुनर्वास हेतु वन विभाग तो वन की देखभाल करेगा, कृषि विभाग कृषि से संबंधित चीजें करेगा, और जो बाल अधिकारिता विभाग है वो बाल अधिकारों का संरक्षण और पुनर्वास हेतु कार्य करेगा मित्रों। मतलब प्रश्न नंबर 2 में आपका तीसरा विकल्प सही है। पाठ 6 के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल संरक्षण अधिकार कब स्वीकार किए गए? तो मित्रों स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लेना है अगर आपके पास नहीं है ये क्वेश्चन। तो बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो बाल संरक्षण अधिकार इसने कब स्वीकार किए थे? 20 नवंबर 1989, 18 दिसंबर 1989, 10 दिसंबर 1989 और 20 नवंबर 1990। तो साथियों ऐसी स्थिति में हम इस विकल्प को तो बिल्कुल छोड़ देंगे 90, क्योंकि 3 में 89 है, तो इसका बहुत ही कम चांस है कि ये राइट होगा। साथियों राइट इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल संरक्षण अधिकार स्वीकृत किए थे साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। भारत सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार पर अपनी सहमति कब प्रदान की? 11 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993,
13 दिसंबर 1994 और 25 दिसंबर 1995। तो मित्रों भारत सरकार क्या, पहले तो विश्व की बात की थी इसके पहले के क्वेश्चन में कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ तो फिर वो विश्व हो गया, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बाल संरक्षण अधिकार पर अपनी सहमति दी थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब दी थी, 20 नवंबर 1989 को। दोनों ही बहुत ही लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने के पूरे चांस ऐसे प्रश्नों के हैं, पूरे चांस साथियों, यूं नहीं कहूंगा 99% बल्कि 100% चांस है कि भाई आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन ये आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बनाया गया, 2004 ईस्वी को, 2005 ईस्वी को, 2006 ईस्वी को और 2007 ईस्वी को। तो मित्रों बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून ये बनाया गया था सन 2005 में। कब बनाया गया था साथियों, सन 2005 में ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बनाया गया था। आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर, छठे पाठ का छठा क्वेश्चन। PCC एंड PNDT कानून कब बनाया गया, तो साथियों यहाँ पर थोड़ा गलत पड़ गया, PC एंड PNDT कानून कब बनाया गया साथियों। विकल्प है 1993 में, 1994 में, 1995 में और 1996 में। तो मित्रों जो ये कानून है, पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये कानून होता क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, बालिकाओं की जन्म से पूर्व ही यदि गर्भ में उनकी हत्या कर दी जाए तो उनके विरुद्ध कार्यवाही इस कानून के अंतर्गत की जाती है, और इस कानून का निर्माण किया गया था सन 1994 में। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। बाल विवाह प्रतिषेध नियम कब से प्रभावी है, 2003 से, 2004 से, 2005 से और 2006 से। तो मित्रों बाल विवाह प्रतिषेध नियम कब से प्रभावी है, बताइए प्रश्न संख्या 7 में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। मित्रों देखिए, अगर हम बात करें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, तो ये प्रभावी है 2006 से। कब से प्रभावी है, 2006 से, कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विवाह करना गैर कानूनी है, इसलिए ये कानून बनाया गया था। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 2010 में, 2011 में, 2012 में और 2013 में। तो मित्रों कब बनाया गया, बताइए प्रश्न संख्या 8 में कौन सा आंसर सही रहेगा। बाल यौन हिंसा को रोकने के लिए, तो मित्रों ये कानून बनाया गया था सन 2012 में। कब बनाया गया था, 2012 में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ जो यौन हिंसा होती है उनके रोकथाम हेतु ये कानून बनाया गया था साथियों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो मित्रों 9वां क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2009 से, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2011 से और 1 अप्रैल 2012 से। तो ये तो आरटी के अंतर्गत भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। उपरोक्त जो अधिनियम है ये 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया साथियों। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। तो आपके 6 पाठ पूरे हो चुके हैं। अब 7वां पाठ देखेंगे मित्रों। तो साथियों 7वां जो पाठ है उसके अगर शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट भर्ती हेतु दोनों लेवल के लिए। मित्रों पाठ 7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पाठ 7 के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो स्थानीय ग्रामीण की बात की जा रही है तो ग्रामीण में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ग्रामीण में थोड़ी होते हैं, शहरों में होता है। तो ग्राम पंचायत साथियों ग्रामीण स्वशासन की इकाई है स्थानीय रूप से। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए पाठ 7 का दूसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच,
सरपंच, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। तो वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि, वार्ड के जो मतदाता है साथियों, उनका प्रतिनिधि वार्ड पंच होता है। देखिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पंच का चुनाव किया जाता है, जो उसमें जीतता है उसको वार्ड पंच बनाया जाता है। तो साथियों वो उस वार्ड के जो मतदाता हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और सभी। तो साथियों यहाँ पर नगरीय या शहरी स्वशासन की इकाइयों में तीनों चीजें आ जाती है। चौथा विकल्प आपका सही है, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, ये नगरीय स्वशासन की इकाइयां हैं। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। राज्य में वर्तमान में नगर निगम की संख्या है 7, 8, 9 और 10। तो मित्रों नगर निगम की राजस्थान में बात की जा रही है, तो राजस्थान में कितने नगर निगम है साथियों? प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर बताइए। देखिएगा राइट आंसर इसका वर्तमान में देखें तो 10 है। नगर निगम कितने हैं? 10 है साथियों। नगर निगम की पूछा है, वर्तमान की बताना है आपको, ऐसा नहीं है कि पहले की बता रहे हो, क्योंकि वर्तमान की पूछा है तो 10 पहला यूनिक, 7, 8 ये पहले थे, अब 10 है वर्तमान में। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। मित्रों प्रश्न नंबर 5 है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 71वां, 72वां, 73वां और 74वां। तो मित्रों ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि शहरी क्षेत्रों का क्वेश्चन भी इसके बाद में मिलेगा। तो अगर यूं पूछे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई, तो आपका आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन था साथियों। तीसरा विकल्प सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। कौन से संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन लागू रहा है? 72वां, 73वां, 74वां और 75वां। तो 73वां तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए है साथियों, और 74वां जो संविधान संशोधन है वो शहरी क्षेत्रों के लिए है। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 6 में। याद रखिएगा 73वां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 74वां शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए ये संविधान संशोधन किए गए थे। तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 6 में राइट है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7। राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959, 24 अप्रैल 1959, 23 अप्रैल 1958 और 21 दिसंबर 1960। तो मित्रों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। साथियों सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था आरंभ हुई थी। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 8। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवालय। तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत तो है नहीं साथियों। ग्राम पंचायत की ही इकाई पूछी है तो ग्राम पंचायत तो होगा नहीं, ग्राम सचिवालय भी नहीं साथियों, ग्राम सभा या वार्ड सभा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक वार्ड सभा राइट आंसर रहेगा प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 8 में। देखिए ग्राम पंचायत की ग्राम सभा पूरा ग्राम आ जाएगा, लेकिन वार्ड सभा उस एक ही वार्ड, जबकि ग्राम पंचायत में बहुत सारे वार्ड होते हैं, इसलिए वार्ड सभा ही आपका राइट आंसर है साथियों। तो 8वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। ये पार्ट भी आपका खत्म हुआ। अब पार्ट 8 पे आते हैं साथियों, जो कि है जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था नामक शीर्षक से है। तो देखिए ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तो चलिए पार्ट 8 को देखेंगे साथियों। पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन है, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, जनसंपर्क अधिकारी और कोषाधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी की अगर हम बात करें जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? कलेक्टर होता है साथियों। कौन होता है? जिला कलेक्टर। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। न्यायालय से बाहर अपनी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है दीवानी न्यायालय में,
फौजदारी न्यायालय में, लोक अदालत में और राजस्व न्यायालय में। तो मित्रों न्यायालय से बाहर की अगर हम बात करें, न्यायालय से बाहर ही समझाइश हो जाए ऐसे विवादों को किसके द्वारा समाप्त करवाया जाता है, किस न्यायालय के द्वारा? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर है। देखिए न्यायालय से बाहर ही समझाइश कर रहे हैं तो न्यायालय द्वारा थोड़ी करवाया जाएगा, बल्कि लोक अदालत के द्वारा करवाया जाएगा। आपका तीसरा विकल्प सही है, दीवानी फौजदारी राजस्व नहीं बल्कि लोक अदालत के अंतर्गत ये चीज आती है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों पार्ट 8 के तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। भाई ये क्वेश्चन तो यूं मान के चलिए विवादास्पद क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर डाला था तो इतना ज़्यादा अंतर आया, किसी ने लगभग अगर 2000 लोगों ने भी वोटिंग की है तो 500 तो क्या बता रहे हैं, 300 क्या बता रहे हैं, 700 क्या बता रहे हैं, 400 क्या बता रहे हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है साथियों आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी लगाया तो उसमें भी हर जगह अलग उत्तर मिला मुझे। तो मित्रों देखिए 28 राज्य 8 केंद्र शासित, 28 राज्य 7 केंद्र शासित, 29 राज्य 9 केंद्र शासित और 29 राज्य 8 केंद्र शासित। तो मित्रों यहाँ पर देखिए 29 को तो बिल्कुल निकाल दीजिए क्योंकि 29 राज्य नहीं है, राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है। पहले 2020 में ही ये चेंज हो चुकी है तो 2021 में हैं हम, तो वर्तमान की बात करेंगे। मित्रों हमारे देश में राज्यों की संख्या तो 28 है। अब केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर मैंने क्या किया, 9 को रखा ही नहीं क्योंकि 8 और 9 दोनों ही गूगल पे देखो तो दोनों मिल जाएंगे, किताबों में देखो दोनों मिल जाएंगे, किसी सज्जन से पूछो जो इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा जानकार हो वो अलग अलग बताएगा, कोई अलग कोई अलग। तो साथियों यहाँ पर साथियों प्रश्न नंबर 3 में प्रथम विकल्प राइट है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 4, राजस्थान राज्य में कितने जिले हैं? 31, 32, 33 और 34। तो राजस्थान के जिलों की बात करें तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 33 जिले हैं साथियों। आपका तीसरा विकल्प सही है। जबकि प्रश्न नंबर 5 है आपके, राजस्थान में कितने संभाग मुख्यालय हैं? 5, 6, 7 और 4। तो जितने संभाग रहेंगे उतने ही संभाग मुख्यालय रहेंगे। संभागों की संख्या यदि 7 है तो संभाग मुख्यालय भी 7 ही है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। ये पार्ट भी आपका पूरा हुआ। अब पार्ट 9 पे आते हैं जो कि मतदाता जागरूकता से संबंधित है साथियों। देखिएगा बहुत ही शानदार नॉलेज इस वीडियो में आपको इस पार्ट के अंतर्गत में देने वाला हूं। पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस 10 अप्रैल, 25 जनवरी, 21 मार्च और 5 जुलाई। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। देखिएगा मित्रों इतने वीडियो जो बन रहे हैं, अगर चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अब तो मेहनत इतनी ज़्यादा हो रही है और आप सब देखिए मैं जब एनालिटिक करता हूँ चैनल का तो 50% तो क्या होता है सब्सक्राइब करने वाले देखते हैं और 50% क्या है अनसब्सक्राइब, जिन्होंने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो देखते हैं। तो भाई देख ही रहे हो तो एक टिक करने में मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपका ऐसा कुछ समय व्यय होगा या ऐसा कोई धन व्यय होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा साथियों। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो साथियों प्रश्न नंबर 2 आपके है, इसमें BLO का पूरा नाम है बूथ लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लॉ ऑफिसर और उपयुक्त सभी। तो साथियों BLO प्रत्येक जो मतदान स्थान होता है जहां मतदान प्रक्रिया की जाती है तो वहां पर सरकार जो निर्वाचन आयोग है इसके द्वारा एक BLO की नियुक्ति की जाती है। तो उस BLO का पूरा नाम होता है बूथ लेवल ऑफिसर। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मित्रों तीसरा क्वेश्चन क्या है, नोटा का अर्थ होता है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई साथियों क्योंकि यहाँ आंसर भी नीचे दे रखा है, फिर भी ये क्वेश्चन लाजवाब है। दिए गए सभी विकल्प इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए तो साथियों देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो फुल फॉर्म इसको शॉर्ट में कहते हैं EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसको कहा जाता है
पेट, VVPAT, इसको शॉर्ट में वीवीपैट कहते हैं। दिए गए सभी विकल्प भी गलत है, बल्कि नोटा का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। समझना क्वेश्चन को, नोट क्वेश्चन में यूं नहीं कि जो विकल्प में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, कि भाई ये जो विकल्प है इनमें से कोई नहीं होता है, बल्कि नोटा का अर्थ ही क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक चुनाव प्रक्रिया में अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, तीनों के यहाँ पर निशान और बटन होते हैं, निशान और बटन होते हैं, निशान और बटन होते हैं, लेकिन एक चौथा विकल्प होता है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो इनमें से कोई नहीं है उसको ही कहा जाता है नोटा। मतलब नोटा का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है, लेकिन यूं नहीं कि चौथा विकल्प इसलिए सही है कि यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प गलत है इसलिए इनमें से कोई नहीं सही, नहीं, बल्कि नोटा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जो समझा है कमेंट करके जाना कि हाँ हम समझ गए, आप कहना क्या चाहते हो। तो मित्रों ये आपके जो कक्षा 6 एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तक है, आरबीएसडी एनसीईआरटी बेस्ड पर, बिल्कुल वो जो आरबीएससी खुद विद्यालयों में पुस्तक चलाती है उसके सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित ये पुस्तक पूरी हो चुकी है। तो कक्षा 6 में 2 पुस्तकें पूरी हो चुकी है, भूगोल की पुस्तक कल कराई थी और आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन हमने किया है साथियों। इतिहास से संबंधित एक और पुस्तक है कक्षा 6 में, उसको हम कल करेंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करते जाना साथियों, अच्छा लगता है तो, नहीं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं साथियों, डिसलाइक करके जाइए और बताइए कि भाई हाँ आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ड जो ये क्वेश्चन है इनको लगातार जारी रखना, आप लेना चाहते हो ऐसे क्वेश्चन, अगर हाँ तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।